हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन किया था। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो मल्टीपल चार्जेस के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम एक चार्ज Q1 लेंगे। ओरिजिन से Q1 का जो डिस्टेंस होगा डियर स्टूडेंट वो R1 होगा। ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर एक चार्ज Q1 है। ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर एक चार्ज Q2 है। ओरिजिन से R3 डिस्टेंस पर चार्ज Q3 है। ओरिजिन से Rn डिस्टेंस पर एक चार्ज Qn है। ओरिजिन पर हमें नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स और चार्ज Q1 पर हमें नेट फोर्स F1 मेज़र करना है। नेट फोर्स F1 हमें मेज़र करना है। तो एक बार चार्ज Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स लगेगा, तो चार्ज Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स आपका F12 है। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 वेक्टर F12 है। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 जो है वो वेक्टर F12, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 वेक्टर F12 होगा। फिर Q1 पर Q3 की वजह से फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3 वेक्टर F13 होगा। वेक्टर हमारा क्या होगा? F13। फिर फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Qn जो होगा वो फोर्स F1n होगा। यानी कि Q1 पर Q2 के वजह से एक फोर्स लग रहा है F12 कूलम्ब फोर्स, और Q1 पर Q3 की वजह से फोर्स लग रहा है F13, और Q1 पर Qn की वजह से जो फोर्स लग रहा है F1n लग रहा है। अब इस बॉडी पर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है Q2 F12, Q3 की वजह से फोर्स लगने की वजह से F12 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यानी कि जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्स F1 को इफेक्ट कर रहा है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझेंगे कि जो चार्ज Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है F12, और चार्ज Q1 पर जो Q3 फोर्स लगा रहा है F13, F12 और F13 एक दूसरे को इफेक्टिव नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि Q3 का Q1 की वजह से फोर्स लगने से Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स लगने से इफेक्टिव हो जा रहा है। यानी कि वेक्टर F12 का वेक्टर F13 पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट रिजल्टेंट आपका इफेक्टिव हो जा रहा है। इसको हम आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमारे पास ब्लॉक है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है F1, फिर कोई फोर्स F2 लग जा रहा है। तो F1 मान लीजिए 50 न्यूटन लग रहा है, F2 आपका 70 न्यूटन लग रहा है। तो ये 70 न्यूटन का फोर्स लगने से इस 50 न्यूटन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब इस बॉडी पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगने लगा है, पहले 50 न्यूटन लग रहा था, अब 120 न्यूटन लग रहा है। यानी कि F2 के लगने की वजह से F1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, या F1 50 न्यूटन की वजह से F2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इंडिविजुअल फोर्सेस एक दूसरे से अनअफेक्टेड होंगे। तो चार्ज Q1 पर डियर स्टूडेंट जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, चार्ज Q1 पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो अलग अलग फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। चार्ज Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, चार्ज Q1 पर Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, और चार्ज Q1 पर Qn की वजह से जो फोर्स लग रहा है, सबका जो वेक्टर सम होगा वो नेट फोर्स के वेक्टर के इक्वल होगा, रिजल्टेंट फोर्स के वेक्टर F1 के इक्वल होगा।
अब जहां वेक्टर F1 है डियर स्टूडेंट, वहां F1 ले लेंगे, सब में से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 है डियर स्टूडेंट कॉमन ले लेंगे। Q1 Q2 एक बार फोर्स था तो यहां पे ले लेंगे Q2 डिवाइडेड R12 स्क्वायर R12 कैप। Q1 और Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है, Q1 हमारा कॉमन हो गया। Q1 पर Q3 की वजह से फोर्स लग रहा है, Q3 हमारा Q1 कॉमन हो गया, Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डैश डैश Q1 पर Qn की वजह से फोर्स लग रहा है तो Qn डिवाइडेड R1n स्क्वायर R1n कैप, ये हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा Q1 कॉमन हो गया और यहां पर हमारा Q2 डिवाइडेड R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 डिवाइडेड R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डैश डैश Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1 कैप हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम F2 पर नेट फोर्स कैलकुलेट करें, अगर हम यहाँ पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर लें, नेट पॉइंट हमारा जो रिजल्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो, F2 कैलकुलेट करना हो तो वेक्टर F2 जो होगा डियर स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, Q2 हमारा कॉमन हो जाएगा। अब Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स लगेगा तो Q1 अपॉन R21 स्क्वायर R2 कैप R21 कैप प्लस Q3 R23 स्क्वायर R23 कैप प्लस डैश डैश Qn डिवाइडेड R2n स्क्वायर R2n कैप, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो नेट फोर्स होगा डियर स्टूडेंट वो इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। जो नेट फोर्स होगा वो इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, कोई भी पॉइंट चार्ज है, कोई भी सोर्स चार्ज है, उसके सराउंडिंग का वह स्पेस जहां पर कोई अदर चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कोई सिंगल चार्ज के सराउंडिंग का वह स्पेस जहां पर अदर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लगने वाले फोर्स और यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल हो, जिसके मैग्नीट्यूड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो वो नेग्लिजिबल हो, तो फोर्स और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। यूनिट अगर आप लेंगे तो फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, चार्ज को कूलम्ब में मेजर करते हैं, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम्ब। डायमेंशनल फार्मूला लेंगे तो फोर्स यानी न्यूटन का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो mLT-2 है और चार्ज जो है हमारा वो AT हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट वो mLT⁻³ A⁻1। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो mLT⁻³ A⁻1 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट वो mLT⁻³ A⁻1 होगा। यूनिट जो होगी वो न्यूटन पर कूलम होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बटा एक पॉइंट O है जहां पर चार्ज हमारा प्लस Q है, पॉइंट चार्ज Q है। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करना है। यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q0 है, तो चार्ज Q0 पर Q जो फोर्स लगाएगा यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q, ये हमारा जो फार्मूला हो जाएगा डियर स्टूडेंट F = 1/4πε0 Q0 डिवाइडेड r² हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लेंगे डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो हमारा हो जाएगा E = F डिवाइडेड Q0। अब जहां फोर्स है वहां 1/4πε0 एयर या फ्री स्पेस के लिए पुट कर देंगे और ये Q0 डिवाइडेड r² अपॉन Q0 डियर स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज A = 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होगा उस पॉइंट चार्ज के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होगा डियर स्टूडेंट वो E प्रोपोर्शनल 1/r² के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होगा वो E प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होगा डियर स्टूडेंट E प्रोपोर्शनल 1/r² के इक्वल होगा। तो बेटा इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन या क्यूरी आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल है हमारा मकफूर फिजिक्स हब और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।